नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गढ़वा पुलिस ने बरामद किए 50 मोबाइल, लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। 10 साल से बंद खातों का क्लेम सेटलमेंट, कोडरमा में हकदारों को मिले करोड़ों रुपए। चांदी के दाम 2 लाख के पार, मध्यम वर्ग पर बढ़ा आर्थिक दबाव। बाबा मंदिर क्षेत्र में चोरी की वारदात, संगठन अध्यक्ष की कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप बैग गायब। झारखंड के गढ़वा जिले में एक साथ 50 लोगों के चेहरे पर गढ़वा पुलिस ने मुस्कान दे दी है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर का नाम भी शामिल है। मामला मोबाइल चोरी से संबंधित है, जिसे गढ़वा पुलिस ने बरामद कर मोबाइल मालिक के हाथों सौंप दिया है। ऐसे ही गढ़वा जिले के सभी थानों में गुम हुई 50 मोबाइल को बरामद कर गढ़वा पुलिस ने मोबाइल मालिकों के बीच वितरित कर दिया। एसपी ने बताया कि पिछले 6 महीने से जितने भी मोबाइल खो रहे हैं उन सबका हम लोग रिकवरी कर सभी को वापस दिया जा रहा है। इससे लोगों का पुलिस पर विश्वास और बढ़ रहा है। रिसायर पोर्टल के माध्यम से सभी मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। देखिए, पिछले 6 महीनों से हम लोग लगातार जो भी मोबाइल खो रहे हैं या चोरी हो रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए थाना स्तर से प्रयास कर रहे हैं। CIR पोर्टल के माध्यम से ये रिकवरीज की जाती है, जिसमें फ्लैग होता है अगर कोई मोबाइल यूज होता है और उसको थाना स्तर से फिर रिकवर कराया जाता है। कुल 113 मोबाइल पिछले कुछ महीनों में रिकवर किया गया है, जिसमें से कि 53 लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था मोबाइल देने के लिए और 60 मोबाइल जो है थाना स्तर पर ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट पिछले 6-8 महीने में कर चुके हैं। तो लगातार गढ़वा पुलिस जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उस पर हम लोग कार्रवाई करें। और अपील हम लोग यही करना चाहेंगे कि अगर किसी का मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है तो उसको जरूर थाना में रिपोर्ट करें और CIR पोर्टल में भी उसको रिपोर्ट करें ताकि उनका मोबाइल जो है वो मिल सके। आपकी पूंजी आपका अधिकार, इसके तहत 10 सालों से बंद पड़े बैंक खातों में जमा पूंजी को उनके हकदारों को सुपुर्द किया जा रहा है। इस योजना के तहत आज कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित शिव वाटिका में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के साथ अन्य बैंकों के भी अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर अलग अलग बैंकों की ओर से स्टॉल भी लगाया गया था, जहां बंद पड़े बैंक खातों के हकदार अपना हक पाने और अपने बंद पड़े खातों से जुड़ी जानकारी के लिए उपस्थित हुए। जिन लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से बंद पड़े बैंक खातों को पुनर्जीवित करने और उसमें जमा पूंजी का हक पाने के लिए आवेदन किया था, उनमें से कई आवेदनों के निस्तारण के बाद उन हकदारों के बीच बैंकों में जमा पूंजी का क्लेम सेटलमेंट करते हुए लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मौके पर उपस्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि कोडरमा जिले में 90,000 बैंक खाता इनएक्टिव हैं और उनमें तकरीबन 33 करोड़ रुपए जमा है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से खाता धारकों के असली हकदारों के बीच तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का क्लेम सेटलमेंट करते हुए उन हकदारों के बीच राशि हस्तांतरण का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं दूसरी तरफ क्लेम सेटलमेंट के बाद लाभुक खुश नजर आए और उन्होंने अपने पूर्वजों का हक दिलाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं तो इस विश्वास के साथ खोलते हैं कि जब मैं मुसीबत में रहूंगा या मेरे परिवार वाले मुसीबत में रहेंगे तो ये पैसा हमें काम में आएगा। लेकिन किसी कारणवश उस खाते में संचालन नहीं हो पाता है एंड वो व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी किसी किसी केस में हो जाती है और उनके परिवार वाले को पता भी नहीं रहता है कि मेरे फोर फादर या फादर ये पैसा छोड़ करके गए थे। तो रिजर्व बैंक का ऐसा नियम है कि अगर किसी भी खाते में 10 साल तक कोई भी संचालन नहीं हो रहा है तो वो पैसा रिजर्व बैंक में चला जाता है बैंकों के द्वारा। ये प्रक्रिया हर महीने होती है। लगभग 90,000 अकाउंट्स हैं जो कि अमाउंट 32-33 करोड़ के आसपास है। जी रिलीज भी किए गए आज जैसा एडीएम साहब ने बताया लगभग 2.5 करोड़ आज मतलब जिनके जो असली हकदार थे उनको वापस किया गया। मेरा पैसा बहुत दिन से डीप अकाउंट में पड़ा हुआ था। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहल करने पर पैसा सभी को जो डेप्ट अकाउंट में चला गया था वो रिटर्न मिल गया, जो भविष्य में अपना उन लोग कभी भी किसी भी तरह का उस पैसे का उपयोग कर सकते। जी मेरा पैसा था लेकिन डीप अकाउंट में जाने की वजह से पैसा निकल नहीं रहा था, लेकिन जब बैंक से मुझे फोन आया कि आपका डीप अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, आकर के उसे
KYC वगैरह सब करवा करके फॉर्म भर के दे दें तो आपका पैसा रिफंड आ जाए। मेरा पैसा 20-25 दिन में फिर वापस आ जाए। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीबों का जो भी पैसा डीप अकाउंट में पड़ा चला गया था वो उनको रिकवरी मिल गया, वो अपना बर बीमारी शादी ब्याह में अपना यूज कर सकते हैं। काफी दिन से मेरा बैंक में पैसा फंसा हुआ था, अब वो मिल गया। बैंक गए थे, वहां से मिला हमको। सर बोले कि चांदी के दाम में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। बाजार में रौनक जरूर है, लेकिन खरीदारों के बीच चिंता साफ दिखाई पड़ रही है। कीमत 2 लाख के पार पहुंचने से मध्यम वर्ग के परिवार की जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरत से संवाददाता प्रेम कुमार निषाद की रिपोर्ट देखिए। कि खरीदार ग्राहकों ने बताया कि हिंदू धर्म के मुताबिक सोना हो या चांदी, कीमतें चाहे जितनी भी बढ़ जाएं, शुभ कार्यों में खरीदना तो पड़ता ही है। ग्राहकों का कहना है कि चांदी के रेट में तेजी आने से उनके बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। खासकर मध्यम वर्ग पहले से ही महंगाई से परेशान है। देखिए, प्रसंग हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में हमें ये चांदी हो या सोना हो, चाहे कितना भी बढ़े या घटे, शुभ प्रसंग में हमारे यहाँ पे चांदी और सोने का जो दिया जाता है बच्ची को या फिर जमाई को बराबर, तो वो तो चाहे 2 लाख बढ़े या 4 लाख बढ़े या 5 लाख बढ़े, कितना भी बढ़े, वो तो लेना ही लेना है। इस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? बस लोगों को यही बोलूँगा, चाहे बढ़े या घटे, जो हमें लेना देना है वो तो हमें खरीदी तो चालू ही रखनी पड़ेगी। बजट में कितना असर पड़ता है? बजट पे भी असर पड़ता है, पॉकेट पे भी असर पड़ता है, लेकिन असर मैं ये सोचता हूँ मेरे हिसाब से कि खरीदारी अगर कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा कम बजट में खरीदो, कम पैसे में। जैसे मैं 20 ग्राम खरीद रहा हूँ तो 10 ग्राम पे आ जाऊँगा, अगर 1 किलो खरीद रहा हूँ तो 500 ग्राम पे आ जाऊँगा बस। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग बढ़ रही है, जिसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की खपत बढ़ने से भी चांदी के रेट लगातार ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर बाजार की स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल चांदी के बढ़ते दामों ने आम ग्राहकों से लेकर सर्राफा बाजार तक हलचल मचा दी है और आगे कीमतें कहां जाएंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। देखिए, चांदी का जो डिमांड ओवरऑल जो है वो इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। साथ साथ में ये टाइम पे ऐसा हुआ है कि फेडरल बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट रेट जो थे वो कम किए, तो अभी जो है गोल्ड और सिल्वर में दोनों में तेजी का पीछे का मेन कारण है वो फेडरल बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कम किए गए हैं, तो वो मेन कारण है। उसके सामने फिजिकल डिमांड अभी चांदी की काफ़ी है। और अगर देखा जाए तो सिल्वर में जो ज्वेलरी भी अभी जो बन रही है, लोगों ने एक अल्टरनेटिव में गोल्ड के अल्टरनेटिव में सिल्वर को पसंद किया हुआ है, तो सिल्वर में जो गोल्ड में अभी तक जो ज्वेलरी बनती थी वो अभी सिल्वर में बनने लगी है, तो फिजिकली डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी उतनी ही है, तो लोग चांदी को उस तरह से देख रहे हैं। और अभी जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से चांदी ने दिखाया हुआ है कि उसका जो रिवॉर्ड जो है वो हर साल पे 12% से भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हर साल किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हर साल पे चांदी आप लास्ट 20 साल में देखेंगे तो वो 12% बढ़ती है। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग चांदी को ले रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का चांदी की कीमत पर सीधा असर पड़ा है? वो तो तुरंत में असर आएगा ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चांदी बढ़ेगी डॉलर के टर्म्स में, तो उसमें बढ़ोतरी आई तो इधर भी बढ़ोतरी आनी है। पर यहाँ पे एक और फैक्टर काम कर रहा है कि जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से अपनी जो इम्पोर्ट जो है वो महंगा पड़ता है, तो उसके हिसाब से आज चांदी और महंगी होनी जा रही है। क्या सरकारी नीतियों का टैक्स में बदलाव चांदी की कीमतों पर कोई असर पड़ा है? नहीं, वैसा तो नहीं है। अभी जो चांदी के ऊपर जो जीएसटी और बाकी सभी जो है वो वैसा ही है, 3% ही है। पर जो हर टाइम पे एक दोनों के बीच का एक रेशियो होता है जो गवर्नमेंट तय करती है कि इतना इसके ऊपर टैक्स के हिसाब से लगेगा, वो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा रेट बढ़ने के बाद में सिल्वर और गोल्ड का दोनों का रेशियो उसने कम किया हुआ है। तो थोड़ा सा चांदी और भी अभी इंडियन मार्केट में हमको ये भाव में मिल रही है। जिस तरीके से चांदी का भाव बढ़ा हुआ है तो कस्टमर का आवाजाही किस तरह से? चांदी का रेट बढ़ा हुआ है, गोल्ड के रेट बढ़े हुए हैं, तो जो कस्टमर पहले जो बाय करता था उसमें उसकी क्वांटिटी उसने कम कर दी हुई है। जैसे पहले 10 ग्राम लेता था तो अभी 5 ग्राम ले रहा है। अपने यहाँ सिल्वर गिफ्टिंग में बहुत चल रही है और चल रही थी,
तो लोग जो बजट जो था उसमें अभी आधा के ऊपर का फ़र्क चल रहा है, तो लोग का बजट जो है वो रुपीस में फिक्स है। हम लोग की जो क्वांटिटी सेलिंग जो है वो अभी थोड़ा कम हुआ है। खबर झारखंड से है। सत्यसाई सेवा संगठन द्वारा आगामी 14 दिसंबर को बाबा मंदिर परिसर स्थित उमा भवन में शिविर लगाया जाएगा। इसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार झा अपने पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल का जायजा ले ही रहे थे, इतने में इनके ड्राइवर को फोन पर बताया गया कि गाड़ी के शीशे को तोड़कर सामान की चोरी हो गई। दरअसल संगठन के लोग 4 पहिया वाहन से पहुंचे थे और मान सिंह के पास अपनी गाड़ी को उन्होंने खड़ा किया था। ड्राइवर जैसे ही चाय पीने के लिए दुकान पर गया, जब लौटा तो उसने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। सूचना मिलते ही संगठन के लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा उनका लैपटॉप बैग गायब है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार झा ने बताया कि बैग में लैपटॉप के अलावा चेकबुक, एटीएम, आधार, पैन कार्ड, कई जरूरी कागजात और संगठन का दस्तावेज भी शामिल था। इसकी सूचना मंदिर थाना को दिया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। इन दिनों बाबा मंदिर क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। भवन में यह कार्यक्रम होगा 14 दिसंबर को 9 बजे से। उसकी तैयारी और रूपरेखा देखने के लिए अंदर गए थे। हमारा गाड़ी का ड्राइवर बाहर यहीं सामने चाय पी रहा था। अचानक उसका फ़ोन आया कि किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ा है और हमारा लैपटॉप का बैग जिसमें सारा जरूरी कागज, चेकबुक, बैंक का सारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा अपना आधार कार्ड, सब कुछ मैंने एक तरह से सारी हमारी निजी भी और संगठन से जुड़ी हुई दस्तावेज उसके अंदर थी। लैपटॉप भी थी, कई सारे गैजेट्स और ये सब आपका जो भी जरूरी ये सब था उसमें था। और ये सब करने के जब वापस आए तो देख रहे हैं 11:23 पर गाड़ी खड़ा है। कितने बजे पता चला कि चोरी हो गई? 12:20 तो आसपास के लोगों की नज़र नहीं पड़ी? जी सर, नहीं, उन लोग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आसपास के लोगों की नज़र नहीं पड़ी? आसपास के जब हम लोग पूछ रहे हैं तो सामने दुकान वाले किसी ने नहीं कहा। उसकी अलार्म बजी थी। ये छोटे भाई का हमारा गाड़ी है, वो बेंगलोर में है। उसके मोबाइल पर अलार्म बजा था कि किसी ने गाड़ी को हस्तक्षेप किया है। तो उसने फ़ोन किया ड्राइवर को, तो ड्राइवर को लगा कि उसके पॉकेट में चाबी दब गई होगी, तो दौड़ के आके देखा, तब तक तो एक शीशा टूट के बैग गायब था और वो सिर्फ बैग ही ले गया। इसका मतलब वो बैग की जानकारी उसको प्राप्त हो गई थी। हम आने के क्रम में उसी बैग से 25,000 रुपये का लिफाफा था, वो निकाल करके उसमें से यहाँ का जो पार्किंग का शुल्क है उसी पैसे से दिए। और भगवान की इच्छा थी वो लिफाफा हमने वापस अपने जेब में रख लिया, लैपटॉप के बैग में नहीं रखा। कहाँ से आ रहे थे? तो कार में पैसा भी हम तो जहाँ आए हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार झा, बताए ना। गिरिडीह जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक बच्चे की मां ने अपने पति और सास ससुर पर ही बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पचम्बा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक बच्चा मोसफटी निवासी राजन कुमार वर्मा, जिसकी उम्र 4 वर्ष बताई जा रही थी, वो पूरे मामले में फिलहाल के लिए मामले में पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। ऋषि की मौत की सूचना पर मोसफडी पहुंचे ऋषि की मां ममता देवी और नाना सुरेश प्रसाद महतो ने ऋषि की हत्या का आरोप उसके पिता राजन कुमार, दादा अर्जुन महतो, दादी जितनी देवी समेत अन्य लोगों पर लगाया है। मृतक ऋषि के नाना सुरेश महतो ने बताया कि दामाद राजा ने फोन पर ऋषि के मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही हम लोग जब पहुंचे तो हमने देखा कि ऋषि के पूरे शरीर पर कई जख्म के निशान थे। उन्होंने ऋषि को काफी बेरहमी से प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित आवेदन दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। ये बचवा कौन है आपका? बेटा क्या नाम था? ऋषि बात। उसके पिताजी का? राजन कुमार। कहाँ घर है? मेरा घर है ससुराल है चंदन का, मेरा है मथुरा। क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चे को साथ मेरा नहीं हुआ था। बचपा को बोल रहा हूँ आपको मारेंगे चाहे बचपा को मारेंगे, तो बचपा को मार दिया। क्या कारण था मारने का? तो पता नहीं, हम यहाँ नहीं। आप कहाँ थे? मैके में थे। तो बच्चा ही अपने पिता के पास था? बचपन नहीं दिया, छीन के ले आया। छीन के ले आया था? हाँ, जबरदस्ती। हम बोल रहे थे मुझे हाथ की नहीं जाने देंगे। अरे बोल रहा हम लेके रहेंगे, नहीं बोल रहा। तो आप लोग में क्या कभी विवाद भी हुआ था क्या? हाँ, विवाद था। 3 साल से रहा है। तो बच्चा को मारने का कारण क्या है? बच्चा को मारेंगे तब इसका मम्मी मरेगा। कब आपको कब पता चला? सुबह चला पता। सुबह 6 बजे।
आप आए थे वहाँ पे? हाँ, और भी बच्चे आपके? एक तो बड़ा लड़की है? लड़का है। और ये लड़का 2 साल से जैसे कि हमने कहीं थाने में इसकी पंचायत हुई, हमारा बच्ची को मारपीट करती थी और एक बार इसमें गांव से उठा करके बंगलोर ले गया, वहाँ मेरी बेटियों को अकेला छोड़ दिया। तो किसी सहारे से वो अपने घर आई, तो हम लोग जमुआ थाना से हम लोग हैं और जमुआ से हम लोग निकट आ रहे हैं। कौन मारा? दामाद। क्या नाम है दामाद? जो हमारी बेटी है, हमारे दामाद है, हमारी बेटियों के बीच में कई सालों से 2 साल से इसमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। शराब पीता है, शराब पी के ये अभेद लड़कियों के संबंध है, इस बहाने से हमारे बच्चों को मारपीट करते हैं। मारपीट करके इसी तरह से मतलब कि प्रशासन के सामने हमने इसकी रिपोर्ट कराई। बोला ठीक है, मुखिया शासन से भी कि ठीक है, आज के बाद ऐसा काम नहीं है, सुलहनामा हो गया। फिर हमने साल भर से अपने घर में रख रखे बच्चों को। फिर हमारी मुखिया और कदम्बा का मुखिया दोनों मिलकर बच्चों को जुम्मा दिया। अभी छठ का लगभग माने 2 महीना पूर्व, तो अब छोटे बच्चों को इसमें मार दिया। सुबह 7 बजे हमें कॉल मिलता है कि बच्चा डेथ कर गया। साहिबगंज जिला के विकास को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन और मालदा रेल मंडल के पदाधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व रेलवे मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता और साहिबगंज डीसी हेमंत सत्ती के बीच सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें रेलवे ने साहिबगंज में विकास करने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग की अपील की है। तो वहीं जिला प्रशासन ने जिले के यातायात व्यवस्था में रेलवे से सहयोग की उम्मीद जताई है, जिस पर दोनों अधिकारी सकारात्मक संकेत दे चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि साहिबगंज की आरओबी रेल अंडरपास के अलावा साहिबगंज से ट्रेन सुविधा में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि ये सरकार साहिबगंज के विकास के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई थी और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में साहिबगंज को कई सौगात मिलने जा रही है। इधर डीआरएम अपने इस कार्यक्रम के तहत ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल का निरीक्षण कर चुके हैं और स्कूल में और ज्यादा सुविधा बढ़ाने की बात कह चुके हैं। बहरहाल साहिबगंज में हुई इस बैठक ने जिलावासियों को उम्मीद दी है कि जल्द ही उन्हें नई सुविधाएं देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2026 नए साल में साहिबगंज को रेलवे की ओर से क्या सौगात मिलती है। ये साहिबगंज को विकास की पटरी पर कैसे लाया जाए, हम उसके लिए चिंतित हैं और उसी मुद्दे पर आज जिला प्रशासन और डीआरएम के साथ बैठक हुई। कुछ मांगे थी, उस मांग पर बात हुई है और जल्द से जल्द दोनों ओवर ब्रिज बनाने के लिए हमने कहा है और हमें लगता है कि इस माह के अंत तक साहिबगंज की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। बहुत ही पुराना रेलवे स्कूल है, 1878 का बना हुआ है और अपने आप में ये एक पहचान है साहिबगंज नगरी का। तो काफ़ी दिनों से इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने एक बड़ा कार्य सैंक्शन करवा के यहाँ पे इसमें हम लोगों ने कार्य शुरू करवाया है। कार्य की प्रगति देखी, काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनवरी माह तक जो है ये इसमें बाकी के जो कार्य हैं वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो काफ़ी सारे नई चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी सब क्लासरूम्स में और सब कॉमन एरियाज़ में लगा दिए हैं और फ्यूचर में हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी तो इसमें सिर्फ बॉयज़ ही आते थे, सिर्फ लड़के ही आते थे। अब नेक्स्ट सेशन से हम इसमें जो गर्ल्स हैं उनको भी दाखिला परमिट करेंगे। बहुत सारे मुद्दे थे जो जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के बीच समन्वय के मुद्दे थे। उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु आज मालदा जिले के मालदा डिवीज़न के जो डीआरएम सर हैं उनके द्वारा टाइम दिया गया था डिस्कशन का। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, तो एक आम सहमति ये बनी है कि जो साहिबगंज जिले के जिलावासियों से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। होपफुली हम लोगों को 1-2 महीने में कुछ नए यहाँ से कोचेस देखने को मिलेंगे, कुछ नई ट्रेन रूट्स देखने को मिलेंगे और सबसे बढ़कर जो एलसी रोड और एलसी फाटक हम लोगों का जिस कारण से आवागमन बाधित होता है, बहुत जल्दी उस पर भी काम करने के लिए डीआरएम सर ने हम लोगों को प्रॉमिस किया है।
यही सब डिस्कशन के पॉइंट्स थे। थैंक यू। साबरकांठा के प्रांतिज में हुई लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिलोड़ा शामलाजी नेशनल हाईवे पर 7,88,000 से ज्यादा की लूट हुई थी। बाइक पर सवार अनजान लोगों ने आंखों में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। प्राइवेट फाइनेंस में काम करने वाला एक कर्मचारी बाइक से गुजर रहा था, तभी बाइक से गुजर रहे कर्मचारी को पीटकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। नेशनल हाईवे रोड पर हुई लूट की घटना के बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित कर्मचारी को इलाज के लिए हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। एलसीबी समेत टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला एलसीबी पुलिस ने कुछ ही दिनों में लूट की गुत्थी सुलझा ली और आरोपियों को पकड़ लिया है। लूट के वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रांतिज तालुका के ऊंचा और प्रांतिज गांव के रहने वाले हैं। जिला एलसीबी पुलिस के 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जिला पुलिस ने कुल 9,88,000 से ज्यादा की रकम जब्त की। पुलिस ने आरोपियों को उनके सामान के साथ पकड़ा और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन मामले पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ पार्थराज सिंह गोहिल ने क्या कहा, सुनिए। प्रांतिज पुलिस स्टेशन के अंदर दलपुर गांव के पास 3 तारीख की रात को 10:30 बजे के आसपास धर्मेंद्र सुतरिया नामक एक इसम को आंखों के अंदर मिर्ची डाल के लूटने का एक इंसिडेंट हुआ था। उसने जो कंप्लेन दी उसके हिसाब से 2 लोगों के द्वारा आंखों में मिर्ची डाली गई। उसके बाद 2 लोग और आए जिन्होंने आके उसको लूट लिया। ऐसे 4 लोगों के खिलाफ उसने कंप्लेन दी थी, लेकिन एलसीबी के द्वारा ये जो तफ्तीश की गई और उसमें जो डिटेक्शन किया गया उसमें एक अलग ही वाकया नजर आ रहा है, जिसमें मिहिल और हंसराज गिरी के द्वारा जो ये हमारा फरियादी है धर्मेंद्र सुतरिया, उसी की पीढ़ी में काम कर रहे थे, उसके द्वारा टिप दी गई थी और उसकी टिप के बेसिस पे उन्हीं के सगे संबंधी 4 लोगों ने आके ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें टोटल 7,71,930 रुपीज पुलिस ने रिकवर किए और उसके अलावा 16,500 रुपीज का मोबाइल फोन जो खरीदा गया था उसको भी रिकवर किया गया है। जो भी वारदात के लिए जो भी बाइक का इस्तेमाल हुआ था वो दोनों बाइक्स भी रिकवर किए गए हैं। वलसाड़ में कैलाश रोड के पास औरंगा नदी पर एक नया पुल बनाया जा रहा था और खबर ये आई कि जब मजदूर गर्डर पर एक पिलर से दूसरे पिलर पर काम कर रहे थे तो अचानक गर्डर जो है वो गिर गया और ये जब गिरने की आवाज़ आई तो पता चला कि पूरा का पूरा गर्डर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, गिर गया है, टूट गया है। यहाँ 4 मजदूर दबकर घायल हो गए जिन्हें कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया। घटना होते ही एक प्रत्यक्षदर्शी ने जल्द ही एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन जो है तुरंत मौके पर तैनात हो गया। फिलहाल गर्डर के नीचे जो है वो जांच की जा रही है। वलसाड़ पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद रही। वलसाड़ पुलिस द्वारा आगे मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।